नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर, आप कह सकते हैं कि कयामत की बस 2-3 रात ही बची हैं। सवाल इस बात का है कि दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है, कौन सरकार बनाने जा रहा है। क्या केजरीवाल चौथी बार दिल्ली जीत लेंगे या फिर मोदी जी के चाणक्य अमित शाह किसी न किसी तिगड़म से केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं इस बार। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दिल्ली के चुनाव को लेकर कई अंदर की बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करूं तो 33 सीटें, 70 में से 33 ऐसी सीटें हैं जहां कांटे की टक्कर है। यानी ये जो 33 सीटें हैं, ये डिसाइड करने जा रही है कि बाजी केजरीवाल के हाथ में जा रही है या बाजी को अमित शाह या मोदी छीन भी सकते हैं। अब ये जो 33 सीटें हैं, इन 33 सीटों में सिर्फ 12 सीटें अगर झाड़ू के पास आ जाती हैं, आम आदमी पार्टी के पास आ जाती हैं, तो केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अगर इन 33 सीटों में से 23 बीजेपी के पास आ गई, अगर आखिरी दौर में जो कयामत की 2 रातें हैं उसमें जादू चला, तिगड़म चल गई चाणक्य की, अमित शाह की, और 23 सीटें निकाली इस 33 में, तो हो सकता है पहली बार अमित शाह अपनी कमान में दिल्ली जीत लें। लेकिन भारी उलटफेर करना होगा। कहाँ आपको 12 चाहिए, बीजेपी को दुगनी चाहिए, ऑलमोस्ट 23 सीट चाहिए। अब ये जो गणित है, ये गणित मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूँ। जो कहानी है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि केजरीवाल लीड पोजीशन में है, उसके ठीक पीछे बीजेपी चल रही है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अगर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया 4.5 से 6%, 7%, तो फिर मुसीबत अरविंद केजरीवाल की है। अगर कुछ दलित सीटों पर और 6-7 मुस्लिम सीटों पर अगर राहुल गांधी ने थोड़ी और मेहनत करी, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर केजरीवाल देन। अब जो मैं 33 सीटों के बारे में बात कर रहा था, 33 सीटें जो अनडिसाइडेड, जहां कांटे की टक्कर है, बीजेपी भी जीत सकती है, आम आदमी पार्टी के पास भी आ सकती। ये जो 33 सीटों की जो कहानी है, दरअसल इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी आज की तारीख में कितनी सीटों पर श्योर शॉट है, स्ट्रांग है। और ये सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी को वाकई हराना मुश्किल है। तकरीबन 24, जिसमें मुस्लिम सीट 7 हैं, सब्जेक्ट टू कि कितनी मेहनत राहुल गांधी प्रियंका करते हैं। यहाँ पर 7 सीटें झोली में जाती हुई दिख रही हैं। दलित वैसे तो 12-13 सीटों पर बहुत डिसाइसिव हैं, लेकिन 10 सीटों पर लॉक कर रखा है अरविंद केजरीवाल ने। 7 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो स्टार कैंडिडेट्स हैं, हैवी वेट्स हैं, वो जीत रहे हैं। जिसमें अरविंद केजरीवाल की सीट है, उसमें सोमनाथ भारती हैं, उसमें सौरभ भारद्वाज हैं, उसमें गोपाल राय भी हैं, उसमें मनीष सिसोदिया की भी सीट है। ये 6-7 सीटें हैं जहां पर वाकई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी बहुत कुछ कर नहीं पाएगी 7 सीटों पे। कुल मिलाकर ऐसी 24 सीटें हैं जहां आज की तारीख में लीड पोजीशन पे, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग एकदम, आप कह सकते हैं कि जो आप आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं। तकरीबन 70 में से पिछली बार बीजेपी ने 8 सीटें जीती थी, और ये मैं कह सकता हूँ कि इस बार बीजेपी का कैंपेन पिछली बार की तरह नहीं है, काफ़ी कुछ बदला है, आगे डिस्कस करेंगे। 13 सीटें ऐसी, 13 सीट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये जो सीटें हैं, अगर एक एक करके ब्रेकअप दूंगा तो बहुत समय लगेगा, अगले वीडियो में इसका मैं डिटेल दूंगा। फिलहाल 24 सीटें आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्ग है, बीजेपी 13 सीटों पर स्ट्रॉन्ग है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये 37 सीटें होती हैं जो मोटे तौर पे डिसाइड हो चुकी हैं। आप कह सकते हैं कि अगर दिल्ली में 70 सीटें, तो अगर उसमें से हम ये 37 सीटें माइनस करते हैं जो सीटें डिसाइड हो चुकी हैं, तो 33 सीटें ऐसी बचती हैं जो अनडिसाइडेड है, जहां कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो 33 सीटें हैं जहां फाइट है, रियल फाइट है, जहाँ पर, या डायरेक्ट फाइट आप कह सकते हैं, अनडिसाइडेड भी आप कह सकते हैं, कांटे की टक्कर भी आप कह सकते हैं। अगर इन 33 सीटों में से 12 सीटें अरविंद केजरीवाल जीत जाते तो उनका जो स्कोर है 24, वो ऑलरेडी उनकी झोली में 12 + 24 यानी 36 सीटें, यानी सिर्फ 12 सीट जीत के 36 का जो बहुमत का आंकड़ा है
वो पार कर सकते हैं, उनकी सरकार बन सकती है। बीजेपी को बहुमत पर पहुंचने के लिए इन 33 अनडिसाइडेड सीट्स में तकरीबन 23 सीट जीतनी पड़ेगी, यानी केजरीवाल से दुगनी छलांग लगानी पड़ेगी अमित शाह को, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो बहुमत के आंकड़े पर पहुंचेंगे। यानी कुल मिलाकर जो चैलेंज है वो अरविंद केजरीवाल का आसान है, मिस्टर मोदी और शाह का मुश्किल है। अब अमित शाह अगर 13-14 सीट्स गेन कर रहे हैं तो क्या 33 में से 23 भी गेन कर सकते हैं? क्योंकि हरियाणा में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था। किसी भी एग्जिट पोल ने, किसी भी ओपिनियन पोल ने, किसी भी सर्वे ने हरियाणा बीजेपी की झोली में नहीं डाला था, लेकिन उसके बाद भी झोली में छीन कर हरियाणा ले गए मिस्टर अमित शाह और मोदी। तो अमित शाह अगर कोई खेल करते हैं, बड़ा खेल करते हैं, जिसको मैं आगे डिसाइड करूंगा, तो हो सकता है इन 33 में से 23 सीट जीत लें। बहरहाल सवाल इस बात का है कि अंतिम दौर में, लास्ट मोमेंट में दिल्ली की ज़मीनी स्थिति क्या है? क्या केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है या बीजेपी बहुत टफ फाइट दे रही है? और उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर कुछ मुस्लिम सीटों पर, दलित सीटों पर अगर उनके संविधान की किताब चल गई राहुल गांधी की, तो फिर केजरीवाल के लिए एक बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है, और एडवांटेज अमित शाह मोदी हो सकता है। अब आगे एक्सपर्ट के साथ बहुत कुछ डिस्कस करूंगा, लेकिन जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन यही है कि सरकार किसकी बन रही है दिल्ली में, किसको कितनी सीटें मिल रही, कौन कितने आगे खड़ा है। आज मैंने 4 खास मेहमानों को बुलाया। मैंने आज रविंदर श्योरान साहब को बुलाया है। रविंदर श्योरान साहब दिल्ली के एक्सपर्ट हैं और मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा बेहतर इंसाइट रविंदर श्योरान दिल्ली के बारे में और किसी की नहीं हो सकती। तो आज मैंने उनको बुलाया है, उनसे पूछूंगा कि कितनी सीटें, भाई कितनी सीटों पर केजरीवाल आगे चल रहे हैं, उनकी 70 सीटों की एनालिसिस क्या कह रही है, उनको सुनिएगा। मैंने आज संदीप शर्मा को भी बुलाया। संदीप शर्मा पिछले 18 सालों से दिल्ली को रिपोर्ट कर रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल फ्रंट पर। 70 सीटें वो भी जानते हैं। उनसे भी पूछूंगा कि भाई बीजेपी कितने सीटों पर आगे है, उनकी एनालिसिस क्या कहती है। डेटा, हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक हैं, उनसे भी मैं सवाल करूंगा कि क्या 40 का आंकड़ा है, 50 का आंकड़ा अरविंद केजरीवाल पार कर रहे हैं। और उमाकांत जी भी साथ होंगे, जिनसे मैं पूछूंगा कि अगर अरविंद केजरीवाल ये बैटल, ये युद्ध जीत लेते हैं 8 फरवरी को, तो उनका कद क्या ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या शरद पवार या उद्धव ठाकरे, जो भी आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस में नॉन कांग्रेस लीडर्स हैं, उसमें सबसे ऊंचा होगा। बहुत से अहम सवाल हैं, लेकिन बेसिक और बुनियादी सवाल यही है, दिल्ली कौन जीतने जा रहा है। रविंदर जी, अब तो 48 घंटे बचे हैं, 48 आवर्स, प्रचार खत्म हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 48 घंटे में क्या आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं, या जो आपने पिछली बार आंकड़ा दिया था 45 से 50 या 45 के आसपास, या आम आदमी पार्टी 45 पर ही खड़ी है जहां पिछले 3 दिन पहले खड़ी थी, या सीटें बढ़ रही हैं या सीटें घट रही हैं? क्या आपको लग रहा है मोदी और शाह जो खेल खेल रहे हैं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लगातार विधायक तोड़े जा रहे हैं, कई जगह छापे चल रहे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है, क्या बीजेपी गेन कर रही है? और राहुल और प्रियंका जिस तरह से दौरे कर रहे हैं, क्या कहीं पर आपको लगता है कि कांग्रेस भी 1-2 सीट जीत सकती? मैं अगर आंकड़ों में पूछूं तो इस वक्त आम आदमी पार्टी कितनी सीट पर है, बीजेपी कितनी सीट पर है, कांग्रेस क्या सीट जीत रही है या नुकसान कर रही है? जी जी देखिए, जहां तक हमने पिछली बार बात की थी, मेरा अनुमान अब भी वही है। आम आदमी पार्टी 40 से ऊपर सीटें जीतने की संभावना आज भी है, एज है आम आदमी पार्टी को। और जिस तरीके से उनका एग्रेसिवली कैंपेन चल रहा है, मैन टू मैन मार्किंग उन्होंने की है, उसके बाद जिस बात की सबसे ज्यादा संभावना होती है, और खासतौर पर जहां कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, वहां पर उनका जो कैंपेन एग्रेसिव उतना नहीं होता है, उसको आम आदमी पार्टी ने किसी तरीके से कवर अप किया है। और आखिरी दिनों में जो पैसे बांटने का और जो कैश और काइन जो बांटा जाता है, उस पर कंट्रोल करने के लिए आम आदमी पार्टी एक अलग स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है। वो झुग्गी झोपड़ी से लेकर हर जगह पर जहां पर उनके वॉलंटियर्स गए हुए हैं, जहां पर बीजेपी के लोग जाते हैं, उसके पीछे पीछे आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है, और या फिर उनसे पहले भी वो जो लोग वहां पहुंचे होते हैं। और एक जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आम आदमी पार्टी को है, वो केजरीवाल का जो एक पॉजिटिव, एक उनके प्रति जो सिंपैथी है लोगों की, वो झुग्गी झोपड़ी में है। तो इस सब से लेके देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बेनिफिट है। दूसरा, बीजेपी जिस तरह का कैंपेन कर रही है, जो आक्रामकता दिखा रही है, और जो एक फ्रस्ट्रेशन भी बीजेपी का दिख रहा है, वो ये है कि बैक फोर्थ जो हमने देखा, कई सारी चिट्ठियां लिखी गई, यमुना के पानी के बारे में बात हुई,
और इलेक्शन कमीशन एक पार्टी की तरह से काम करता हुआ दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे चिट्ठियां लिखी, अब इलेक्शन कमीशन का उमाकांत जी बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या लोकस टेंडाई है यमुना के पानी के बारे में जानने का? उनके पास ऐसा क्या एक्सपर्टीज है कि वो यमुना के पानी के बारे में बता पाएंगे? उन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई, उन्होंने ऐसी कोई एक्सपर्ट्स को बुला के उस पानी की जांच नहीं कराई। ऐसा तो नहीं है रविंदर जी, आप जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, हमें तो पता है इलेक्शन कमीशन किसकी गोद में बैठा है, वो तो उमाकांत जी डंके की चोट पे बोलते रहते हैं। मेरा सवाल है, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का ही मुकदमा दर्ज कर दे और फिर केजरीवाल के हाथों में हथकड़ी लग जाए। आपने बिल्कुल सही बात बोली दीपक जी। अगली मेरी यही लाइन थी कि रिप्रेजेंटेटिव, ये इनकी जो लाइन है, पूरी खेल वही है। जो नोटिस भेजा गया है उसमें से कम 3 लाइनें जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो है, जिसका सेक्शन 125 है, वहां से कॉपी की गई है, ताकि अगर जरूरत पड़े और एक्स्ट्रा प्रेशर केजरीवाल पर या उनकी पार्टी पर डालने के लिए जरूरत पड़े तो उस एक्ट को इन्वोक कर दिया जाए। जबकि लोकस टंडाई कुछ नहीं है इलेक्शन कमीशन का, वो एक्ट को इन्वोक कर दिया जाए और उनको गिरफ्तारी का या उनको नोटिस भेजने का, उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का रास्ता, कम से कम एफआईआर का रास्ता जो है वो खुल जाए। ये इलेक्शन एफआईआर, तो क्या आपको लगता है कि ये जो एफआईआर की बात हो रही है, अगर इलेक्शन कमीशन, हालांकि मुझे नहीं चौंकाएगा अगर इलेक्शन कमीशन यमुना विवाद में एक एफआईआर रजिस्टर कर देता है केजरीवाल पे आने वाले 48 घंटों में, तो मैं नहीं चौंकूंगा, बहुत से हमारे दोस्त भी नहीं चौंकेंगे। लेकिन क्या इसका जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है कि केजरीवाल को डिस्टर्ब करो और आम आदमी पार्टी को डिस्टर्ब कर दो? बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग क्या है कि दीपक जी, हम लोग हमेशा 3 पार्टीज की बात करते हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जबकि एक चौथी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी जो है वो सीईसी है, राजीव कुमार है, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते, जबकि वो एक बड़ी पार्टी। और मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन किधर जा रहा है, कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ या आम आदमी पार्टी? मुझे इलेक्शन जो है वो अशोक रोड की तरफ जाता हुआ दिखता, जहां पर सीईसी का दफ्तर है, इलेक्शन कमीशन का जी, इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है, मुझे इलेक्शन उस तरफ जाता हुआ दिखता है। क्या बीजेपी, अगर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल 70 में 40 सीटें आप उनके खाते में डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं 40 सीटें ऊपर भी जा सकती हैं, तो बाकी की जो 30 सीटें हैं उसमें बीजेपी कितनी ले जा रही है और कांग्रेस कितनी ले जा रही है? देखिए, सीधा सीधा मुकाबला है, इसमें कोई त्रिकोणीय संघर्ष फिलहाल दिख नहीं रहा है। मुझे जो लग रहा है, कांग्रेस पार्टी अपना पुराना वोट बैंक गेन कर ले, बड़ी बात है। अगर 2-4% बढ़ जाए तो बहुत बड़ी जीत है। बाकी सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच का ही है। 70 सीटें यही लोग आपस में डिवाइड करेंगे। इसके अलावा कोई तीसरा प्लेयर ऐसा नहीं है जो सीट में सेंधमारी कर पाए। वोट बैंक तो ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, सीटें इनके बीच में बटेंगी और ज्यादा सीटें आज भी आने की संभावना मुझे लगता है केजरीवाल की है। बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जो साम दाम दंड भेद होते हैं, पैसा देना, हमने हरियाणा के चुनाव में भी देखा था, वो वहां पर तो वॉशिंग मशीन तक दी जा रही थी, कूलर फ्रिज तक दिए जा रहे थे। तो उस तरह की खबरें भी हम लोगों को बहुत जल्द सुनने को मिल जाए तो भी अचरज नहीं होगा। जी दीपक। बड़ी बात रविंदर जी ने कही, उन्होंने कहा कि जो लीड है, जो एज है, वो केजरीवाल को है। लेकिन केजरीवाल, जिसको रविंदर जी कह रहे थे, आज से मैं जब 10 दिन पहले इनसे बात कर रहा था, ये कह रहे थे केजरीवाल 50 पर खड़े, आज ये कह रहे हैं कि 40 पर खड़े। यानी कहीं ना कहीं कशमकश बड़ी है, फाइट बड़ी है। एक बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि तीसरा प्लेयर कांग्रेस नहीं है। ये जो डायरेक्ट फाइट है दो लोगों के बीच में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इसमें जो तीसरा प्लेयर है, थर्ड प्लेयर जो है, वो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है। तो तीसरा प्लेयर क्या गुल खिलाता है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। संदीप जी, रविंदर भाई ने कहा कि 50 सीट पर जो है आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, ये 15 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूं। लेकिन आज जो है 48 घंटे पहले रविंदर जी कह रहे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी आगे है, केजरीवाल लीड कर रहे हैं, लेकिन सीटें 40 बता रहे हैं कि 40 और 40 से आगे भी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने पिछले 4-5 दिनों में तिगड़म लगा के या जो भी खेल करके, क्या बीजेपी गेन कर रही है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 7-8 विधायक तोड़ लिए, जिस तरह से हमको पता लग रहा है कि खूब जम के पैसा बट रहा है, मतलब कैश लुटाया जा रहा है, जैसे शादियों में हम देखते हैं ना, नोटों की गड्डी लुटाई जाती है, इस तरह से मंजर है। क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं गेन कर रही है? 4-5 सीटें उसकी गेन हो रही हैं, यानी अगर 25 पे बीजेपी खड़ी थी तो 30 पर आपको दिख रही है, या 20 पर बीजेपी थी तो 25 पर दिख रही है? क्या बीजेपी ने गेन किया इधर? एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने में माहिर है, से जो है वो
अब नहीं कह सकते हैं, लेकिन माहौल बनाने में उसके उनके तमाम उनके पास स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। तमाम मुख्यमंत्री उनके यहाँ पर उतरे हुए हैं, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आखिर नाक का सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो है, विजय पताका जो है, वो पूरे देश में जो है वो जब लहराते हुए आते हैं, तो लेकिन यहाँ पर दिल्ली में आकर उनके रथ का टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती उनके साथ में दिल्ली है, और यही वजह है कि इस समय पूरी की पूरी ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी झोंक रखी है। वहीं अरविंद केजरीवाल भी इस समय जो है वो पूरी की पूरी अपनी हर तरकश से हर वो तीर निकाल कर जो है वो छोड़ रहे हैं। जी अभिषेक, आज बजट में जिस तरह से एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, और खासकर वो लोअर मिडिल क्लास के लिए था कि भाई 12 लाख तक जिसकी आमदनी है सालाना, यानी 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है या 90,000 रुपए महीना जो कमा रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं। क्या आपको लगता है कि मोदी का ये जो गेम है सीधे सीधे ये दिल्ली इलेक्शन को लेकर था? ये सारा का सारा खेल ही दिल्ली इलेक्शन को लेकर किया गया, आपको लगता है? और क्या उसका एडवांटेज मोदी को मिल सकता है? देखिए दीपक जी, जो ये अनाउंसमेंट बजट में हुआ है कि 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर, उसके बहुत सारे टारगेट में से एक तो दिल्ली जरूर है। लेकिन दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा पाएगी, ये नहीं कहा जा सकता। और इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिल्ली को अगर आप देखेंगे, आप हम सभी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली अपने अंदर कई सारी दिल्ली को समेटे हुए है। और जिस दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी की कभी मोनोपोली हुआ करती थी, वो था दिल्ली का लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास जिस स्थिति में आज की तारीख में है, उसे अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में ले जाना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए दिल्ली में 90% वैसे लोग हैं जिनकी सालाना आय, वैसे हाउस होल्ड है दिल्ली में 90% से ज्यादा जिनकी सालाना आय आपको 8 लाख रुपए से कम है। और 8 लाख रुपए तक तो पिछले स्लैब में भी लोग टैक्स बचा ही लेते थे। वो बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के लिए नहीं है। और जो 4 लाख रुपए जो उसमें बढ़ोतरी हुई है कि 8 लाख की जगह 12 लाख, वो दरअसल बहुत ज्यादा फायदे की चीज नहीं है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात आप देखते हैं कि उनका कोर वोट बैंक क्या है। उनका कोर वोट बैंक एक तरफ झुग्गी है तो दूसरी तरफ साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनियां है। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, वो कोर वोट बैंक दिल्ली के कमर्शियल हब जैसे करोल बाग हो गया, रोहिणी हो गया, या फिर आपको लाजपत नगर का इलाका हो गया, या फिर ईएमआई कल्चर पर बसा हुआ द्वारका सब सिटी हो गया, सब अर्बन सिटी। तो इन इलाकों के वोटर को 8 लाख या 12 लाख से फर्क नहीं पड़ता है। तो दिल्ली का जो मिजाज है, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है कांग्रेस पार्टी ने दम दिखाया, ये बात भी बिल्कुल सही है कि दिल्ली के वोटर का एक बड़ा तबका आम आदमी पार्टी से ऊब चुका है और कांग्रेस पार्टी की तरफ वापस जाना चाहता है। लेकिन एक तथ्य लोग भूल रहे हैं, और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले जो वोट थे, उसमें बीजेपी का भी एक ठीक ठाक तबका कांग्रेस की तरफ लौट रहा था, जिसपे लोग अक्सर उसको लोग समझने में भूल कर रहे हैं। लखेड़ा साहब, मेरा सवाल ये है कि रविंदर जी कह रहे हैं कि साहब 40 सीट तो कम से कम लाई रही। इन्होंने कहा कि साहब 40 से कम तो नहीं अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। और अभिषेक कह रहे हैं कि साहब 55 सीट इन्होंने कहा कि 55 सीट तक पहुंचेंगे केजरीवाल। आप भी चूंकि दिल्ली के चुनाव बरसों से देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है 40 और 55 के बीच में आपको भी केजरीवाल दिख रहे हैं? कि आपको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव धीरे धीरे, भले ही मोदी और शाह जितने तीर तर्कश से निकाल लें, क्या दिल्ली का चुनाव धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की तरफ झुक रहा है, मिस्टर लखेड़ा? देखिए, मेरा मेरा थोड़ा सा डाइवर्जेंट व्यू है, थोड़ा सा अलग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर ली हैं दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए, और जिसको कारपेट बमिंग होता है ना, हमको नहीं पता, कारपेट बॉम्बिंग जी, कारपेट बमिंग कर रही है, और पैसे बांटने से लेकर के, और कोई हाथ से नहीं जाने दे रही है। मेरे को केरल के 3 लोग मिले, केरल के भारतीय जनता पार्टी के वर्कर दिल्ली आ रखे हैं। मैंने कहा क्या करते हैं आप? कह रहे साहब इलेक्शन प्रचार करने। कह रहा है कि हमारी बहुत सारे रिश्तेदार और फैमिलीज हैं। तो इन्होंने इस तरह से पूरे देश के लोगों को पैसा दे करके हवाई जहाज से दिल्ली बुलाया हुआ। पूरे देश, कोई ऐसा स्टेट नहीं है, आप स्टेट के भवनों के नंबर चेक कर लीजिए, एक रूम खाली नहीं है, क्योंकि सारे स्टेट्स में बीजेपी के वो कार्यकर्ता टिके हुए हैं।
कितने कितनी एकोमोडेशन है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में, कहीं कोई जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। इसमें कोई मतलब आप एक कांग्रेस के लोग मिनट, नहीं। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि दिल्ली में जाट भी हैं, गुजर भी हैं, मुसलमान भी हैं, साउथ इंडियन भी हैं, काफी बड़ी संख्या में बंगालीज हैं, चितरंजन पार्क एरिया में बंगालीज हैं, पंजाबी हैं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने हर प्रांत से लोगों को यहां पर बुला रखा है और कन्वेंसिंग कर रहे हैं? घर घर जा रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं। जिसको जो पैसा मांग रहा है 500 रुपए, उसको 5,000 पकड़ा रहा है। मतलब कहीं कोई हिसाब नहीं है। और मैं आपको, वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी धांधली और इतनी बड़ी बेईमानी हुई है, किससे करोगे? यहाँ तो पूरे कुएं में भांग पड़ी है। आप शिकायत किससे करने जाओगे? शिकायत में इन्हीं के लोग बैठा हुआ, इलेक्शन कमीशन में राजीव अरे कुमार तो फिर बैठा हुआ। वो उमाकांत जी बताइए, तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि केजरीवाल चुनाव अल्टीमेटली जीत लेंगे या आपको सस्पेंस लग रहा है? मुझे लग रहा है कि 4 दिन पहले जब हमने चर्चा की है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने, बीजेपी ने इलेक्शन को, अपनी जो कारगुजारियां हैं उससे इलेक्शन को काफी टफ कर दिया है। और जो घेराबंदी हो गई अरविंद केजरीवाल की, कांग्रेस की तरफ से भी घेराबंदी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बहुत सीरियसली घेराबंदी कर दी है। और कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार जब वापस ले रही है, छीन रही है अरविंद केजरीवाल से, तो ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान तो है नहीं। केजरीवाल की एक ही शक्ति है, एक ही ताकत है केजरीवाल के पास, कि उसको हर तबके का वोट पड़ रहा है। उसको उसको फ्रेंड्स कॉलोनी का भी वोट पड़ रहा है, उसका ग्रेटर क्लास का भी पड़ रहा है, उसके झुग्गी झोपड़ियों का भी पड़ रहा है, महिलाओं का भी पड़ रहा है। अब बूथ मोबिलाइजेशन कितना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करती है, सारा चीज उस पर डिपेंड है। और बूथ मोबिलाइजेशन में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला आज आम आदमी पार्टी भी करने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे बहुत बीजेपी की तैयारी को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में खेल किया, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। क्योंकि नैतिकता का कोई नैतिकता भारतीय जनता पार्टी वालों को सिखाना, मतलब सूरज को दिया दिखाना है। तो मुझे चलिए उमाकांत जी आप इकलौते रिपोर्टर थे। मुझे याद है हरियाणा के चुनाव में आपने कहा था कि दीपक जी कुछ भी खेला हो सकता है, आप कह रहे थे। मुझे याद है रविंदर जी भी थे, रविंदर जी कह रहे थे कि नहीं हरियाणा में तो सब भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभिषेक भी कह रहे थे कि नहीं साहब कांग्रेस जो है उस वक्त चढ़ी। लेकिन आप एकमात्र ऐसे रिपोर्टर थे कि आपको शक था कि अमित शाह और मोदी कोई खेल कर सकते हैं, और यही शक आपको दिख रहा है। रविंदर भाई उमाकांत जी ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया। इन्होंने कहा कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी स्तर तक जा सकते हैं। क्या आपको भी कहीं ना कहीं आशंका ऐसी लग रही है कि कहीं कुछ मामला गड़बड़ा ना जाए? देखिए सर, बिल्कुल उमाकांत जी ने जो बात कही है वही शक मैंने भी शुरू में जाहिर किया। हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं हूं, अभिषेक भाई हैं या सब लोग, वो क्या बात हम लोग कर रहे हैं, जमीन की हकीकत क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, झुग्गियों में क्या माहौल है, मिडिल क्लास क्या कहता है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कितना ज्यादा घालमेल हुआ है। अब केजरीवाल ने 7 लाख वोटर्स का जो एलिगेशन लगाया, उसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। कितने लाखों वोट कटे हैं उसका इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जो एक डिसगाइस में वोटर्स चला गया है, जिसके बारे में हमको अता पता ही नहीं है, उस वोटर का क्या जानकारी कहां पड़ेगा, वो कितना वोट है, वो किधर पड़ जाएगा, वो वोट कहां से आ रहा है, किस इलाके से उसका वोट बनवा दिया गया है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए, अगर मान भी लें कि 7-8 लाख वोट का ऊपर नीचे हुआ है, तो दिल्ली तो है ही सारा 1.5 करोड़ का, उसमें से 7-8 लाख वोट हैं। और 7-8 लोग भी देखिए, अगर इतना माइक्रो मैनेज किया गया है चुनाव को, वोट्स को अगर फर्जी बनवाया गया है, तो आप ये माने कि 20 या 25 विधानसभाओं में ही आपको वो 7 लाख वोट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। तो एक विधानसभा पर 20 से 30 हजार वोट अगर आपने खेल कर दिया, तो फिर हमारे आंकड़े तो धरे रह जाएंगे। हम तो बात कर रहे हैं जनता की आवाज की, जनता की आवाज ये कह रही है। तो चलिए ये मुझे बताइए, चलिए ठीक है, अगर पैसे का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है और इलेक्शन कमीशन का भी ज्यादा खेल नहीं होता है, तो आप कहां खड़ा इस आज की तारीख में 48 घंटे पहले आप कहां पर आम आदमी पार्टी को खड़ा देख रहे हैं? क्या 40 पर या 40 प्लस पे या उससे ज्यादा? फाइनल फिगर एक दीजिए, एक एस्टिमेट मुझे। 40 प्लस पे आम आदमी पार्टी आराम से चुनाव जीतेगी, बहुत आसानी से चुनाव जीतेगी। और थंपिंग मेजोरिटी तो नहीं, लेकिन 40 प्लस उनकी सीटें आज की तारीख में आएंगी, अगर चुनाव आयोग ने गड़बड़ नहीं की। लेकिन इस बात की संभावना दीपक जी बहुत कम है कि चुनाव आयोग गड़बड़ ना करे।
चुनाव आयोग चुनाव तो गड़बड़। ये एक लास्ट लाइन बोल दूं, आपने जैसे बोला कि 5 तारीख के बाद कुछ नहीं होगा, वोट पड़ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन 5 तारीख के बाद ही खेल करेगा। चलिए 5 तारीख के बाद भी, वोटिंग के बाद भी खेल हो सकता है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। रविंदर जी का कहना है कि अगर अगर कोई खेला नहीं है इलेक्शन कमीशन या पैसे का, तो आम आदमी पार्टी 40+ पे। संदीप जी एक लाइन में बताइए कि आम आदमी पार्टी आपको क्या लग रहा है कि 40+ पे है, 40 के नीचे है, 50 पर है, 30 पर है? क्योंकि आप मैं 70 ये सीटों पर मानता आपका आकलन। जी जी मेरा ये मानना है दीपक भाई कि यहाँ पर कांटे की टक्कर होगी, और मुकाबला जो है वो तराजू किस तरफ जो है वो झुक जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। 1 से 2 दिन जो है, मान लीजिए कि ये बड़े कयामत वाले दिन हैं चलिए, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो कयामत के दिन है, और कयामत की रात भी है। कयामत के दिन है, कयामत की रात है। और इसलिए संदीप भाई ने जो है अपनी गणित जो है, फिलहाल वो वहां से वो बैकफुट पर आए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई हमको नहीं पता। अमित शाह और मोदी का कोई भरोसा नहीं है कि कब कहां क्या कर दें। अभिषेक, चलिए भाई, ये तो अमित शाह की बात हो गई। मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, आप अभी भी मान के चल रहे हैं कि 55 के आसपास आम आदमी पार्टी पहुंच रही, 55, 70 में 55? देखिए दीपक जी, ये मैं वोटर्स के आधार पे कह रहा हूं, उनके मिजाज के आधार पे कह रहा हूं। लेकिन अगर राजीव कुमार के आयोग का मिजाज महाराष्ट्र के चुनाव की तरह रहा, तो जो बात शिवराम साहब कह रहे हैं वो बात सही भी हो सकती है। क्योंकि अभी लोग, इस देश के ज्यादातर लोगों का भरोसा कायम नहीं है इस चुनाव आयोग पर। अब रिटायरमेंट के पहले वो महाराष्ट्र वाली इन्वर्टेड कॉमा वाली निष्पक्षता अगर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो दिल्ली में कुछ भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें जीत ले और बहुमत में आ जाए। कुछ भी हो सकता है लेकिन वो खेल। लेकिन हम जनता लोग तो की नजर आकलन में जनमत आप के आधार पे करेंगे। 55, अगर आप कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई बेईमानी नहीं होती, साफ साफ मैं कह दूं, तो 55 सीटें आम आदमी पार्टी ला रही है, ये आपका कहना है जो आपने कहा था मिस्टर अभिषेक? 55 से ऊपर ला रही है, 55 से ऊपर ला 55, रही है, 55 नहीं, 55 से 55 से, ऊपर। अगर कोई, 55। अगर इन्वर्टेड कॉमा वाली निष्पक्षता अगर दिखा दी राजीव कुमार ने उस परिस्थिति को छोड़कर। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर बेईमानी नहीं होती है तो 55+ ऊपर जारी, 55 सीटों से ज्यादा जारी। अगर उमाकांत जी, क्योंकि अब फाइनल राउंड है, एक ही लाइन का जवाब लेना है, आपके ऊपर ऑप्शन है, आप चाहें तो जवाब दें, चाहें तो जवाब ना दें। क्या आम आदमी पार्टी 40+ पे है, 45+ पे है, 35+ पे है, 50+ पे? आपका इस वक्त इनपुट क्या कह रही है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन को नेक टू नेक लेके आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो संसाधन है, जो नंबर 2 के काम है, जो लूटपाट करती है, वोटिंग का लूटपाट करती है, उसके हिसाब से बीजेपी इलेक्शंस को नेक टू नेक लाने की कोशिश कर रही है। एक ही सेफ्टी वाल्व है, आम एक ही, जो जिसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, एक वो कौन मरेगा करोड़पति में, जो जी, लाइफ लाइन। लाइफलाइन। आम आदमी पार्टी के पास एक ही लाइफ लाइन है। अगर कांग्रेस ये 35-36 अगर कम भी आए आम आदमी पार्टी के, या नेक टू नेक भी आए, और कांग्रेस 3 या 4 लेके आए, तो वो एक सेफ्टी वाल्व है आम जी, आदमी पार्टी के पास। क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोकने के लिए चलिए, पूरी तरह बिना शर्त समर्थन कर देगी केजरीवाल की पार्टी का चुनाव के बाद। क्योंकि इंडिया अलायंस थोड़ी टूटा है, इंडिया गॉट अलायंस इट, तो बना गॉट इट, हुआ है। गॉट इट। उमाकांत जी, समय जा रहा है, समय जा रहा है। आपकी बात में समझ गया, आप कह रहे हैं 35-36, यानी कहीं ना कहीं बहुमत तक आप पहुंचा रहे हैं केजरीवाल को। लेकिन आपकी ने बार बार एक ही लाइन रिपीट करी है कि भाई कोई भी 2 नंबर का खेल हुआ तो केजरीवाल के लिए चुनौती ही चुनौती। संदीप जी ने तो बताया नहीं, उन्होंने कहा कि भाई अमित शाह और मोदी के रहते पता नहीं क्या खेल हो जाए, इसलिए प्रेडिक्शन ना करो। लेकिन रविंदर शिवरान का कहना है कि 40+ पर आम आदमी पार्टी 48 घंटे पहले प्रचार खत्म होने के, जब 48 घंटे रह गए, लास्ट 48 आवर्स में आम आदमी पार्टी 40+ पे है, और अभिषेक कहते हैं कि 55+ पर है। बहरहाल देखना यह होगा कि वाकई इन 48 घंटों में या आखिरी 72 घंटों में खेल क्या होता है, क्योंकि 5 तारीख को ये चुनाव लॉक होने जा रहा है, 8 तारीख को नतीजे हैं, और नतीजों के दिन मैं सब इन मेहमान के साथ फिर से मैं आपके साथ रूबरू हूँगा। तब तक ले मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बीजेपी किसी तरह से आम आदमी पार्टी को रोकना चाहती है। अमित शाह ये जंग पहली बार जीतना चाहते हैं,
2 बार हार चुके हैं, वो नहीं चाहते कि हार की हैट्रिक हो। और उधर केजरीवाल के लिए डू और डाई बैटल है, वो किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर वो जीते नहीं तो उनको पता है कि उनका दिल्ली से बेस गया तो पंजाब की सरकार का आगे क्या होगा वो ईश्वर मालिक है। तो केजरीवाल के लिए सर्वाइवल का बैटल है और अमित शाह के लिए नाक की जो है लड़ाई है कि कहीं ना कहीं इतनी बार हम हार चुके हैं, शायद इस बार हम जीत जाए। बहरहाल जो कुछ होगा 8 तारीख को पता लगेगा। उमाकांत जी, आपने खुलकर बातचीत करी, रविंदर भाई आपने कहा कि केजरीवाल की सरकार बन रही है, देखते हैं। और अभिषेक ने एक बड़ा दांव खेला, उनका नहीं, उनको कॉन्फिडेंस है कि अगर बेईमानी नहीं है तो केजरीवाल आराम से ये युद्ध जीत रहे हैं, 55+ पे आ रहे हैं। Thank you so much for joining this program. Thank you so much.